हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स सेटअप प्लेटफॉर्म। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आपका इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर गेट और आपका डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वाज अ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड. Gate was signed by 123 nations in Geneva on October 13, 1947 and took effect on January 1, 1948. Lasted until a signature by 123 nations in Marrakesh on April 14, 1994 of the Uruguay Round Agreement, which established the World Trade Organization on January 1, 1995. यानी सिंपल भाषा में अगर बात करें, जो जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड और टैरिफ थे वो आपका मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था। मल्टीलेटरल का मतलब बहुत सारे देशों ने इसको साइन किया हुआ था, बहुत सारे देश इसके साथ शामिल थे। ठीक है, समझौता किया गया था। गेट ने साइन किया था, 123 नेशंस ने साइन किया था। कहाँ पर? जेनेवा में, अक्टूबर 13, 1947 में। और आया कब था ये? 1948। बाद में बात करें, अगर ये खत्म होने वाला था, जब लास्टेड अगर बात करें तो सिग्नेचर्स 23 नेशंस के ही थे। ठीक है, 1994 अप्रैल 14 ऑफ उरगई राउंड। याद रखिएगा, उरगई राउंड में हुआ था ये लास्ट उरगई राउंड, जिसने डब्ल्यूटीओ को जन्म दिया था। जनवरी 1, 1995 में जो है वो डब्ल्यूटीओ आया, उरगई राउंड में ये आया था। और साइन कहाँ पे हुए थे? याद रखिएगा, मैराकेश। नेक्स्ट है आपका गेट राउंड्स। देखो ये राउंड्स को सीक्वेंस वाइज याद कर लेना, क्योंकि सीक्वेंसिंग में इसके क्वेश्चंस आते हैं। जेनेवा है, सबसे पहला राउंड हुआ था। दूसरा एनएसी, तीसरा टोक्यो, फोर्थ जेनेवा, फिर फिफ्थ जिलो राउंड, सिक्स्थ कैनेडी राउंड, सेवेंथ टोक्यो और एट्थ उरगई। मेन जो है लास्ट वाला 1986 टू 1994, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उरगई राउंड था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूटीओ का जन्म हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। डब्ल्यूटीओ इज एन इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो सिंपल सी बात है, डब्ल्यूटीओ आया क्यों मैम? देखो जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड ऑन टैरिफ जो था वो सिर्फ ये करता था कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना स्मूथली हो, किसी भी तरीके का फालतू का कोई टैक्स ना लिया जाए, किसी भी तरीके की कोई बैरियर ना आए कि एक देश दूसरे देश के साथ आराम के साथ व्यापार कर सके। लेकिन इसमें दिक्कत यहाँ पे ये हुई थी, डब्ल्यूटीओ को आना इसलिए पड़ा बेटा क्योंकि जनरल एग्रीमेंट जो था आपका जीएटीटी, वो एक सिंपल सा समझौता था, एक समझौते के तौर पे वो काम कर रहा था। बट समझौता कब तक आप लेके चलोगे? कोई परमानेंट इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, और जीएटीटी आपका परमानेंट इंस्टीट्यूशन बिल्कुल नहीं था, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट था बेटा। इसीलिए डब्ल्यूटीओ को लेकर आया, ताकि डब्ल्यूटीओ एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर सके। क्योंकि एक इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से ये सेट करता है रूल्स फॉर द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन इट्स। सिंपल सी बात है, रूल्स रेगुलेशंस देखेगा, नियम पॉलिसीज बनाएगा, किस तरीके से ट्रेड होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ कोई भी झगड़े हैं उनको डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करना इसका काम है। मेंबर स्टेट्स होंगे इसके, अप्रोक्सीमेटली इसका 30 एग्रीमेंट्स दिया हुआ है, बट ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। हेडक्वार्टर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। हेडक्वार्टर जो है डब्ल्यूटीओ का बेटा वो जेनेवा के अंदर है, ये जरूर याद रखना। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को आपको रेगुलेट करती है। 1 जनवरी 1995 के ऑफिशियली ये इस टाइम आया था, याद रखना। लेकिन कंफ्यूज मत होना, राउंड था उरगई वाला, लेकिन एग्रीमेंट कौन था? मैराकेश वाला। प्लीज ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। 123 नेशन ने साइन किया था 1994 में, और डब्ल्यूटीओ ने ही रिप्लेस किया था जेएटीटी को। अब क्या है, डब्ल्यूटीओ जो है वो डील करता है एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट परचेजेस, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्ट सेफ्टी, सैनिटेशन, रेगुलेशंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मच मोर। देखो सिंपल सी बात है, जीएटीटी का सिर्फ इतना काम था इंटरनेशनल में इजिली हो जाए, एक दूसरे देश में ज्यादा फालतू का टैक्स ना लिया जाए, स्मूथली जो है व्यापार हो जाए। डब्ल्यूटीओ आया तो उसने बोला इससे काम नहीं चलेगा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब वो टेक्सटाइल में भी, एग्रीकल्चर में भी डील कर रहे हैं, बैंकिंग में भी डील कर रहे हैं। सोचो सेफ्टी, प्रोडक्ट सेफ्टी को लेकर भी आ गए हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने आ गए। सोचो कितना काम बढ़ चुका है डब्ल्यूटीओ का। और जीएटीटी क्या करता था? कुछ नहीं, सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथली बनाता था, टैरिफ कम हो जाए, फालतू की टैक्स ना लगे। ये चीजें याद करने की है आपको, सिर्फ इसका एस्टेब्लिशमेंट और क्रिएशन, लोकेशन, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद करना है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है बेटा। 1 जनवरी 1995 को ऑफिशियली आया था, और उरगई राउंड ने क्रिएट किया था, लेकिन एग्रीमेंट मैराकेश का था। चलिए इसके प्रिंसिपल्स लर्न कर लेना। देखो बेसिक प्रिंसिपल्स इसका सबसे पहला है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना है। पहला है मोस्ट फेवर्ड नेशंस, ट्रीटिंग अदर पीपल इक्वली। दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट। देखो सबसे पहले आते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन में। देखो मोस्ट फेवर्ड नेशन का सिंपल से एक एग्जांपल के साथ समझना। सपोज करिए डब्ल्यूटीओ के बहुत सारे मेंबर्स कंट्रीज, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना, बहुत सारी कंट्रीज मेंबर्स होती हैं। तो उनमें से एक को तो आपने कम टैक्स पे जो है वो सामान वामान का इधर उधर आपने जो है वो ट्रेड करने की इजाजत दे दी, दूसरों की नहीं दी।
दूसरे की नहीं दी, तो ये तो गलत चीज हो गई ना, तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अगर आपने एक अपने मेंबर कंट्री को छूट दे रखी है टैक्स में, तो दूसरे को भी दो ना भाई। ये तो फिर आप बराबर नहीं देख रहे हो, तो पक्षपात कर रहे हो। तो यही WTO कहता है कि अगर एक को छूट दी तो दूसरे को भी दो ना। दूसरा पॉइंट है नेशनल ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटिंग फॉरेनर्स एंड लोकल्स इक्वली। देखो भाई, जो फॉरेनर्स के सामान आते हैं और हमारा जो डोमेस्टिकली सामान है, दोनों को बराबर ट्रीटमेंट करो। एक बार अगर विदेशी सामान इंडिया में आ गया है, एक बार विदेशी सामान इंडिया में आ गया है, तो फिर आप उसको उसी तरह ट्रीट करिए। ये नहीं कि फॉरेन से आया है तो उस पर ज्यादा टैक्स लगा दिया, फालतू के ड्रामे आप कर रहे हो। नहीं, अपने सामान को आप, फॉरेनर के जो सामान होते हैं, फॉरेन कंट्री से जो सामान आता है, उसको इक्वल ट्रीटमेंट। फिर आपका फ्री ट्रेड थ्रू नेगोशिएशन। देखो, फ्री ट्रेड होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं होने चाहिए। प्रेडिक्टेबिलिटी थ्रू बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। देखो, हर चीज साफ साफ दिखाई देनी चाहिए, कोई भी चीज सीक्रेट नहीं होनी चाहिए, हर चीज साफ साफ ट्रांसपेरेंट होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भाई, आप नियम बना रहे हो तो छुपाइए मत, सबको दिखाइए ना। अगर कुछ कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो वाली चीज नहीं करनी है। फेयर कंपटीशन करिएगा बिल्कुल। और इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट हो, ठीक है। चलिए, हम बात करते हैं फंक्शन की। देखो, फंक्शन में भी यही चीज है, टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। जो भी दो कंट्री के बीच में या दो से ज्यादा मल्टीलेटरल एग्रीमेंट हो रहे हैं, तो उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना, पूरी मॉनिटरिंग करना आपका काम है, ठीक है। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू अ मेंबर कंट्री टू डिसाइड फ्यूचर स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू ट्रेड एंड टैरिफ। देखो भाई, एक फोरम बना दो जहाँ पे लोग डिसाइड करें बैठ के कि कैसे टैक्स लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, फ्यूचर की चीजें डिस्कस कर सकते हैं। टू रन द रूल्स एंड प्रोसेस रिलेटेड टू डिस्प्यूट सेटलमेंट। भाई, कई अगर दो मेंबर कंट्रीज के बीच में झगड़ा हो जाए, तो क्या रूल्स रहेंगे जिससे उनका झगड़ा सुलझाया जा सके। टू इम्प्लीमेंट द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। भाई देखो, पॉलिसीज बनाई जा रही है, तो वो सही से हो रही है नहीं हो रही, उस चीज को आपको देखना है, उसके नियम निभाए जा रहे हैं नहीं निभाए जा रहे हैं। टू असिस्ट IMF एंड IBRD establishing the consistency in the universal economic। भाई, IMF और IBRD को भी ये असिस्ट करता है पॉलिसी बनाने में। साथ ही साथ टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। वो ये भी देखेगा कि जो रिसोर्सेज है, कच्चे माल है, जो चीज है, उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा। अब आते हैं मेन जो 5 स्टार टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ WTO। देखो, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका आता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, सबसे बड़ी अथॉरिटी है बेटा ये। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट है, जनरल है, ट्रेड पॉलिसी है, और जनरल के अंदर ही आपकी जो है वो बेटा गुड काउंसिल है, TND है, इंटेलेक्चुअल है, और सर्विस काउंसिल है। वन बाय वन पढ़ते हैं। Ministerial conference composed of representative of all the members which shall meet at least once every 2 years. The ministerial conference shall carry out the function of WTO and take action necessary to this effect. The ministerial conference shall have the authority to take decision on all matters under any of the multilateral trade agreements. अब आपको याद क्या करना है? देखो, एग्जाम पास आ चुका है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें कुछ नहीं करने वाली, बस आपको जो याद करना है वो याद करो। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग होती है, साल में 2 साल में एक बार होती है, इसको रट लीजिए। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, सारे डिसीजंस वही लेती है, बस आपको दो ये याद रखना है और आपको कुछ याद नहीं रखना है। फिर आता है आपका बेटा जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द मेंबर्स व्हिच शैल मीट एज अप्रोप्रिएट in the intervals between meeting of the ministerial conference. Its function shall be conducted by general council. The council for trade in goods, council of trade in services, council for trips shall establish subsidiaries bodies as required, and there shall be a council for trade in goods, council for trade in services, trade related aspect of IPR। यानी सिंपल सी बात है कि भाई, जब हमने आपको बोला कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो आपकी 2 साल में एक बार बैठती है मीटिंग, तो बाकी के टाइम फिर कौन डिसीजन लेगा? वो तो 2 साल में सो के जागती है, 2 साल में मीटिंग होगी उसकी। तो अब उससे पहले जो रोज की चीजें, उसका डिसीजन कौन लेगा? तो उसके लिए बनाया गया है जनरल काउंसिल, कि जो डे टू डेली वाली मीटिंग्स होती हैं वो जनरल काउंसिल कराएगी, ठीक है। साथ ही साथ जनरल काउंसिल के अंदर आपकी गुड्स, सर्विसेज और ट्रिप्स आते हैं, गुड्स रिलेटेड और ट्रिप्स, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को यहाँ समझा देती हूँ। देखो, गुड्स का सिंपल सा मतलब है, गुड्स वाली काउंसिल जो होगी ना, वो सिर्फ वो वाले प्रोडक्ट्स को देखती रहेगी जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे फिजिकल गुड्स। भाई, अमेरिका से चीनी आ रही है, हमारे यहाँ से मसाले जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स आ जा रहे हैं उस पर निगरानी रखने का काम होता है ट्रेड इन गुड्स। वही ट्रेड एंड सर्विसेज काउंसिल इसलिए बनाई जाती है कि जो सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है उस पर निगरानी रखना। सर्विस कैसे? बैंकिंग, टूरिज्म। भाई, फॉरेनर घूमने आते हैं, हमारे ताजमहल को देखने आने वाले होते हैं, तो उसके लिए वो काउंसिल बनाई गई है कि भाई सब कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सपोज करिए आपके यहाँ से लोग जो है टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए दूसरी कंट्री में अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, डॉक्टर है, वो वहां पे कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं अपनी सर्विस देने के लिए फॉरेन के लोगों को, तो वो सारी चीजें देखते हैं।
ठीक है, साथ ही साथ ट्रिप्स और ट्रिम्स में आपको आगे बताने वाली हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी में हैव इट्स ओन चेयरमैन, इसके खुद के भी चेयरमैन हो सकते हैं। द जनरल काउंसिल शैल कन्वीन एज अप्रोप्रिएट टू डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी प्रोवाइडेड एंड द बॉडी शैल एस्टैब्लिश सच रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एज इट डीम्स नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल से बता देते हैं भाई, ये बॉडी इसलिए बनाई जाती है ताकि जो पॉलिसीज बनाई जाती है, पहली बात तो वो सही से इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है, और बना दी है, सही हो गया, तो लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डब्ल्यूटीओ मेंबर्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये काम होता है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी का। नेक्स्ट है आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। सिंपल सा बात है, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा। तो जनरल काउंसिल शैल कन्वीन एज अप्रोप्रिएट टू डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी प्रोवाइडिंग फॉर द डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग। It may have its own chairman and shall establish such rules of procedure as it deems necessary for the fulfillment of those responsibility. सिंपल सी भाषा में याद रखना, दो मेंबर्स के बीच में झगड़ा हो जाएगा तो उसे सुलझाएगा कौन? उसे सुलझाएगी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अभी मैंने आपको ट्रेड ऑफ गुड्स बता दिया बेटा, ठीक है। तो इससे गुड्स के अंदर क्या होता है, ये जो फिजिकल गुड्स होते हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। अब बात करते हैं आपकी ट्रेड रिलेटेड आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। भाई अगर सपोज करिए कोरोना की वैक्सीन तो हमने तो नहीं बनाई थी, तो जिस भी कंट्री ने कोरोना की वैक्सीन बनाई थी, तो ये इस चीज का डर रहता है बेटा कि कहीं उसका फॉर्मूला कोई दूसरी कंट्री कॉपी ना कर ले, कोई चुरा ना ले, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कॉपीराइट हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो भी आपके आईपीआर होते थे यही तो होते हैं, कॉपीराइट है। जैसे फिल्मों में कॉपीराइट होता है कि आप अगर किसी की फिल्म का सेम सीक्वेंस बनाते हो, चोरी कर लेते हो, तो बेटा आप पे फिर कॉपीराइट है उसका, तो आपको तो हक नहीं, जेल जाओगे आप। तो वही चीज होती है कि अगर सपोज करें किसी कंट्री ने कोई दवाई बनाई हुई है तो उसका फॉर्मूला उसके पास है, उसको कोई चुरा ना ले, कोई नकली ना बना ले, तो इसीलिए ये बनाया जाता है काउंसिल, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आईपीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सर्विसेज में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर ट्रेड नेगोशिएशन कमिटीज बनाई जाती है बेटा, ये इसमें कमेटी मेंबर्स होते हैं जो सारे डिस्कस करते हैं बैठ करके, अभी कैसा ट्रेड चल रहा है, आगे कैसा होने वाला है, उस चीज को बैठ कर, ठीक है। अब ट्रिप समझ लो, ट्रिप्स तो मैंने समझा दिया, ट्रिप समझो। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रिम्स refers to certain conditions or restrictions imposed by a government in respect of foreign investment in the country. The agreement on trims provide that no contracting party shall apply on any trim which is inconsistent with the WTO article. देखो भाई, कोई भी कंपनी, सपोज करिए कोई फॉरेन कंपनी है, इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहता है, अपनी बिजनेस खोलना चाहता है, अपनी फैक्ट्री खोलना चाहता है। अब इंडिया सरकार बोलेगी, इंडिया की गवर्नमेंट, कि आप एक काम करो, आप जब भी हमारी कंट्री में आप अपना बिजनेस खोल सकते हो जब आप 50% रॉ मटेरियल हमारी कंट्री से खरीदो, यानी जिसे बोलते हैं लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। तो डब्ल्यूटीओ कहेगा ना ना ना, ये अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स हमने बना रखा है, अगर आपने ऐसी शर्तें रखी तो ये चीजें अलाउड नहीं करी जाती। ये सारा काम देखता है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। भाई उसकी मर्जी, वो कहीं से भी रॉ मटेरियल खरीदे, आपके घर से क्यों खरीदे, ये है ना। प्रॉपर्टी राइट में आपको बता चुकी हूँ। चलिए फिर आता है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो थी वो आपकी जुलाई 1944 हुई थी, डेट याद रख लीजिएगा, जो सिर्फ याद करना है मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ, ठीक है। देखो भाई, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में आपको डेट याद रखनी है, 1944 जुलाई, 22 जुलाई। इसका जो मेन काम था ना, इसने दो इंस्टीट्यूशन को बेटा जन्म दिया है, क्रिएट किया है, दो, एक तो वर्ल्ड बैंक, एक आईएमएफ। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। वन बाय वन पढ़ लेते हैं। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इज एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन ऑफ 186 कंट्रीज टू। सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना है तो कुछ ना कुछ पैसे का तो खेल है ही यहाँ पे। सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस पॉवर्टी एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका काम था जो कंट्री, जितनी भी कंट्रीज है इसके मेंबर्स है, वो फाइनेंशियल स्टेबल रहे, उनके पास पैसा हो, सिक्योरिटी हो, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड को भी फैसिलिटेट करता है ये, पर इतना मेन काम नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड का काम तो डब्ल्यूटीओ का ही होता है। एम्प्लॉयमेंट अच्छी हो, लोगों के पास नौकरियां हो, ग्रोथ हो, गरीबी ना हो। लेकिन बेटा इसका मेन काम क्या है ना, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। डब्ल्यूटीओ का ट्रेड से याद रखो, आईएमएफ का इतना याद रखना कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो होती है ना, एकदम इंसान के पास पैसा ही ना हो, कंट्री के पास पैसा ही ना हो अपना देश चलाने के लिए, तो आईएमएफ उस चीज के लिए होती है। तो इसका एक कीवर्ड देती हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट। कहीं भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की गड़बड़ी आती है तो आईएमएफ रहता है। वही वर्ल्ड बैंक बताती हूँ गरीबी के लिए, जो पॉवर्टी वाले देश होते हैं ना, उनके लिए वर्ल्ड बैंक बनाया गया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना इन दिनों में।
देखो आईएमएफ की ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन टू इंश्योर द बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे मैंने अभी आपको बताया इंटरनेशनल ट्रेड में बैलेंस होना चाहिए, बीओपी के अंदर बैलेंस होना चाहिए। आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करते हो तो वो बराबर होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। टू इंश्योर द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, भाई आईएमएफ ये इंश्योर करती है कि सबके पास थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, ठीक है। भाई इंडिया के, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास कुछ डॉलर भी हो, कुछ रिजर्व के अंदर कुछ यूरो भी हो, कुछ येन भी हो, सारी चीजें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सबके पास होना चाहिए। साथ ही साथ ये पेमेंट में भी हेल्प करता है, भाई आगे आप मल्टी ट्रेड करोगे तो पेमेंट कराने में ही आपकी हेल्प करता है जब आपके पास पैसे नहीं होते, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। साथ ही साथ टू शॉर्टेन द डिग्री ऑफ ड्यूरेशन एंड लेसन द डिग्री ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, सिंपल सी बात है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर बराबर रहेगा तो डिसइक्विलिब्रियम भी कम रहता है, ठीक है, होगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पर आता है कैसे करता है मैम एसटीआर। देखो एसटीआर को ना याद, ना तो ये कोई करेंसी है ना ये कोई नोट है, ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, एक एसेट्स की तरह इसको देखा जाता है, जिसे बोलते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। देखो मैं इसकी सिंपल सा एग्जांपल आपको बताने वाली हूँ, इससे समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो और कोई एग्जांपल है नहीं। देखो एसटीआर का सिंपल सा मतलब क्या होता है, सपोज करो कसीनो तो देखा होगा आप लोगों ने, चलो पिक्चरों में देखा होगा, हमारी तो नहीं है इतनी, हमारे पास कहाँ इतने पैसे हम कसीनो में लगाने जाएंगे। आपने देखा होगा कसीनो में आप जाते हो, कसीनो का दरवाजा खुलता है कसीनो में, अभी भी किसी को समझ में नहीं आया ना कसीनो, कसीनो जहाँ जुआ खेलते हैं, अब आ गया होगा, ठीक है। तो कसीनो के अंदर जब हम जाते हैं तो एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि जब वो लोग खेलते हैं ना, वो गोल गोल सा घूमता रहता है, क्या घूमता रहता है, वो गोल गोल घूमता रहता है, तो वो लोग उस पर पैसे लगाते हैं, तो पैसा नहीं होता उनके पास। कभी देखा किसी ने 500 का नोट रखा है, डॉलर रखा है, नहीं, उनके पास गोल गोल टोकन होते हैं, टोकन प्लास्टिक के होते, किसके होते पता नहीं, टोकन होते हैं। तो वो जाते हैं रिसेप्शन पे, वहां जाकर वो लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं 1 लाख, और उसके बदले में वो उसको 1 लाख के जितने भी टोकन बनते हैं वो टोकन दे देते हैं। फिर वो भाई साहब आके खेलते हैं और वो गोल गोल घूमता है, वो कहते हैं हम इस पे पैसा लगाएंगे, तो कितना लगाएंगे, वो उस टोकन पे, वो टोकन रखते हैं ना, 4 रख दिया, किसी पे 6 रख दिया, टोकन की गड्डियां रहती हैं, मतलब टोकन रहता है। वही स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, पैसे की वैल्यू एक प्लास्टिक की चीज पे दे दी, टोकन पे दे दी, ठीक है। अभी आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे हम 5 फ्रेंड हैं, बहुत अमीर अमीर 5 फ्रेंड है, ABCDEF 5 बहुत अमीर दोस्त है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक एसडीआर बनाया, एसडीआर एक प्लास्टिक का एक कागज बनाया उन्होंने, एक प्लास्टिक का कवर, और ये पांचों मेंबर से ये बोला कि जब भी किसी को जरूरत होगी ना तो ये हम आपस में एक दूसरे को ये एसडीआर दे देंगे, तो इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर एसडीआर। अब मैम ये आईएमएफ कैसे करती, सपोज करिए बेटा इंडिया है, इंडिया को अमेरिका के साथ कुछ सामान खरीदना था, बहुत जरूरी मेडिसिन खरीदनी है, सपोज इंडिया को मेडिसिन खरीदनी है अमेरिका से। अब इंडिया कहेगा हमारे पास तो डॉलर ही नहीं है, अब डॉलर नहीं है तो अमेरिका तो देगा नहीं भाई हमें दवाइयां, तो अब क्या होगा, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करोगे, तो आपके पास जो एसटीआर है, क्योंकि आईएमएफ जो है बेटा वो अपने सारे मेंबर कंट्री को एसटीआर देती है, ठीक है। तो इंडिया क्या करेगी, वो एसटीआर का कागज जो है, वो प्लास्टिक है, वो लेकर जाएगी आईएमएफ के पास, आईएमएफ उसके बदले उसको दे देगा कैश यानी डॉलर, अब वो डॉलर आ जाएगा, अब इंडिया दवाई खरीद सकती है अमेरिका से। सिंपल 3-4 एग्जाम्पल दे दिए मैंने आप लोगों को, इसे बोलते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अब मैम यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, एक तो ये भी आ सकता है कि एसटीआर क्या होता है, क्या ये मनी है, कागज है, पैसा है, क्या है, ठीक है। दूसरी चीज बेटा आपको याद करनी है कि यहाँ 5 बास्केट को मिला के एसटीआर बनाई जाती है, यानी इसके अंदर 5 जो है वो आपकी कंट्रीज आती हैं, उनके उनके वो आते हैं पैसों का साइन, जैसे हमारा रुपया है उनका डॉलर, ऐसे आते हैं, उनकी करेंसीज आती हैं। याद रखना क्या है, याद रखना है आपको तो पांचों के नाम, दूसरी चीज पहले कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है, क्वेश्चन आएगा तो यही से आएगा, नहीं तो कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहला याद रखना है यूएस, याद रखोगे सबसे ज्यादा यूएस का रहता है, उसके बाद याद रखोगे यूरो, उसके बाद रखना येन, उसके बाद रखना पाउंड, ठीक है। तो ये 5 होते हैं, वैसे तो इसके अंदर एक बार मुझे कंफर्म कर लेने दो, ये काफी पुराना चार्ट लगता है मुझे डिटेल में, लेकिन मैं आपको अभी का बता देती हूँ, अभी कौन ज्यादा है, लेटेस्ट के हिसाब से देख लेते हैं। अभी कौन सा ज्यादा है, हाँ तो बेटा आप याद कर लो आप, ठीक है। सबसे पहले आपका यूएस डॉलर ही आता है, करेक्ट है, दूसरा आपका यूरो ही आएगा, तीसरा आपका चाइनीज, यहाँ पे चाइनीज बेटा मिस हो गया है, आप लोग लिख लेना, ठीक है। चाइनीज के बाद चाइनीज का रेनिमिन भी,
फिर जापानीज का येन आता है, फिर ब्रिटिश का पाउंड आता है। तो आप लोग नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं तो कहीं से नहीं आएगा। यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन यहीं से आता है, बाकी इस टॉपिक से और नहीं आता। या तो एसटीआर के बारे में पूछ लेंगे कि एसटीआर क्या है, पेपर मनी है, क्या है, ठीक है। दूसरा इसके सीक्वेंस पूछे जाते हैं कि इसके अंदर 5 आते हैं, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि 5 कौन कौन से आते हैं करेंसीज। तो याद रखना सबसे पहले नंबर पे यूएस का आता है, डॉलर है ना, यूएस के डॉलर ही होते हैं, ठीक है। सेकंड फिर आपका बेटा यूरो आता है, थर्ड चाइनीज आता है, लिख लो यहाँ पे मिस हो गया है, यूरो के बाद थर्ड आता है चाइनीज का, फोर्थ आता है आपका जापान का येन, और फिफ्थ आता है आपका पाउंड जो कि ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। ये आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। चलिए नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम। कुछ नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक जो है वो गरीबी हटाने के लिए बनाया है, इतना याद रख लो। वर्ल्ड बैंक का मेन मोटिव होता है गरीबी हटाना, ठीक है, पॉवर्टी को कम करना। स्टैब्लिश कब हुआ था बेटा, ये याद कर लेना 1944, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 की है, तो दोनों का सेम रहेगा, आईएमएफ का भी और डब्ल्यूबी का भी। इसका हेडक्वार्टर याद कर लो, वॉशिंगटन डीसी। बस इसको आपको और कुछ ज्यादा याद नहीं करना। मैम ये काम क्या क्या करता है, जैसे मैंने आपको बोला, जो एकदम बेचारी कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है, जो एकदम, जैसे अभी आपने देखा होगा जो वॉर चलता है ना, रशिया का ईरान का, ये सब वॉर चल रहा है, तो पूरे तरीके से एक कंट्री तो खत्म ही हो जाती है ना बेटा। ये वॉर होता है तो एक का तो मतलब हो ही जाता है खराब काम। तो ऐसा अगर कुछ हो जाता है तो उनको वो लोन देती है। या फिर ऐसे है जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पता नहीं, मैं एक बार देख रही थी यूट्यूब पे, उस कंट्री का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पे सब वेस्ट इंडीज के लोग ही टाइप के थे। बहुत ही गंदा इलाका, मतलब क्या ही बताऊँ, वहाँ पे बच्चों को खाना नहीं मिलता है वहाँ पे, मतलब इतना बुरा था वो। पर वो बच्चे मतलब ऐसे ही थे दिखने के, जैसे वो कैसे होते हैं वेस्ट इंडीज वाले, मतलब क्या बोलते हैं उनको, मुझे प्रॉपर नाम भी नहीं आ रहा है, कि वो जो वहाँ के बच्चे होते हैं ना, तो वहाँ को लोग डोनेट करते हैं खाना, मतलब एक अंडा एक ब्रेड, मतलब ऐसे दिया जाता है। इतनी बुरी हालत है वहाँ के लोगों की, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि वो केन्या है कि आपका पता नहीं कौन सा है, तो उन्हीं वहीं के तरफ के लोग थे। तो उन लोगों को ये लोग लोन देते हैं उन कंट्रीज को। साथ ही साथ बेटा ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाते हैं। मैंने आपको बोला ना गरीबी से थोड़ा सा आपको ऊपर उठाएंगे, तो गरीबी से उठाएंगे तो आपको लोन जो है एग्रीकल्चर में भी दिया जाएगा, वाटर सप्लाई में, एजुकेशन में, हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट में, वाटर सप्लाई के लिए भी आपको लोन दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रोवाइडिंग लोन्स टू प्राइवेट कंसर्न्स, देखो प्राइवेट कंसर्न्स को कभी कभी दिया जाता है कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट है प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय गारंटिंग लोन्स प्रोवाइडेड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन। देखो भाई लोन देता है तो ये भी गारंटी करता है कि भाई दूसरे देश के आकर भी थोड़ा सा इन देशों में आकर इन्वेस्टमेंट करें अपना। साथ ही साथ प्रोवाइडिंग टेक्निकल इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी एडवाइस टू द मेंबर कंट्रीज ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। जो इनके मेंबर कंट्रीज होते हैं उनको ये एडवाइस भी करते हैं, मॉनिटरी टेक्निकल किसी भी तरीके की एडवाइस करना हो तो डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक करेगा, डब्ल्यू। तो इनका मेन काम अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए ही होता है, ठीक है। अब मैम इसमें याद क्या करना है बेटा, आपको इसके 5 ग्रुप्स जो आप देख रहे हो ये आपको याद करना है, जो मेन 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसीज एंड द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। मैम आप इसमें लर्न क्या करना है, इसकी डेट लर्न करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये 5 ग्रुप के नाम याद कर लेना, इनकी डेट याद कर लेना बस। दूसरी चीज इनका एक मेन मेन पॉइंट होता है, एक एक बस वो याद करना है। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ग्रुप के आपने ये देख लिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये 5 इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी। बस एक याद रखना, जो आईसीएसआईडी है ना लास्ट वाला, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बस इतना याद रखना। अब डेट याद कर लो, आईबीआरडी जो था 1945 में स्टैब्लिश हुआ था, आईएफसी 1956 इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स 1966, और आपका मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसीज 1988। भाई यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको तो रट लेना, डेट्स को तो। अब इसको रट लिया, इसके बाद आपको बस एक एक पॉइंट याद रखना है, इसमें कुछ भी हमें नहीं पढ़ना है ज्यादा, ठीक है। आईबीआरडी जो है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो ये बीच वाली कंट्रीज होती है ना, ना गरीब ना अमीर, बीच में फंस जाते हैं, सब मिडिल क्लास हम लोग फंस जाते हैं, मिडिल क्लास वाला हमेशा पिसता है, ये याद रखना। मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है भाई हमारे पास कि हम बड़ी जॉब हमें मिलती नहीं है, छोटी हम कर नहीं सकते, तो ऐसी सिचुएशन होती है।
तो वही मिडिल क्लास की जो कंट्रीज होती है, मिडिल लेवल की, ना तो ज्यादा गरीब है ना ही अमीर है, उनको ये लोन देने का काम करता है भाई इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट याद रखने का इसके अंदर ये है, इंटरेस्ट तो लेगा, ब्याज तो लेगा लोन पर कम लेता है। 10% है तो 6 ले लेगा आपसे, इतना ही भला कर सकता है ये बस। नेक्स्ट है आपका आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये क्या करता है, जो एकदम पुअरेस्ट कंट्री, बिल्कुल बेचारी बहुत गरीब जो देश होते हैं ना, उनको ये फ्री में लोन देता है बिना किसी ब्याज का। अभी आपको अंतर समझ में आ गया दोनों का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आईबीआरडी जो है वो लोन देता है, मिडिल इनकम को देता है, मिडिल इनकम कंट्रीज को, पर कम इंटरेस्ट रेट पे देता है। लेकिन जो आईडीए है वो इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, वो भी पुअरेस्ट कंट्री को, जो सबसे गरीब होते हैं। नेक्स्ट है आपका आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये तो सिर्फ प्राइवेटों वालों का भला चाहता है और किसी का नहीं चाहता। प्राइवेट वर्ड याद कर लेना, आईएफसी का काम है प्राइवेट सेक्टरों को बढ़ा दो। फिर आता है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। नाम से याद रखना गारंटी, बेटा ये ना एक तरीके का इंश्योरेंस है जो आपको पॉलिटिकल रिस्क से बचाता है। कैसे मैम? सपोज करिए इंडिया की कंट्री है और वो दूसरी कंट्री पे जाकर जो है, दूसरी कंट्री कोई भी लगा लो, दूसरी कंट्री किसी में जाकर अपना बिजनेस खोलती है, फैक्ट्री खोलती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलती है। लेकिन बेटा उसे डर रहता है कि अगर वॉर हो गई तो, सरकार बदल गई तो, कहीं सरकार ने उसे कब्जा करने नहीं दिया तो उसके बिजनेस पे, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पैसे तो डूब जाएंगे। तो आता है मीगा। मीगा कहता है हम आपको इंश्योरेंस देते हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपके पैसे नहीं डूबेंगे। दैट इज कॉल्ड मीगा। मीगा को याद रखना, इंश्योरेंस देता है आपको। फिर होता है आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट्स। नाम से ही पता चला डिस्प्यूट, जहां पे भी झगड़ा होगा वहां पे सुलझाने आ जाएंगे आईसीएसआईडी। कंसिलेशन करेंगे, मतलब आपको समझाएंगे पहले तो, फिर आप जो भी है समझौता से नहीं होगा पेनल्टी लगाएंगे, मतलब आपका कैसा भी झगड़ा हो सुलझाने का काम आईसीएसआईडी का है। ये पांचों आपको रट लेने हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ये नाम नाम का होता है कि डीप जाएंगे डीप जाएंगे। क्वेश्चन देखो ना कहाँ से आ रहे हैं, बस वही टॉपिक करके जाओ इस टाइम पे, बिकॉज टाइम इतना है नहीं कि आप पूरा पढ़ने बैठोगे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप पढ़ने बैठोगे ना तो एक किताब भी खत्म नहीं होगी। तो चलिए ये सेशन यही तक था जो इम्पोर्टेंट थे, और साथ में मैं एक और आपको ओरली बता देती हूँ। देखो, सार्क, नाफ्ता, आशियन, इसको प्लीज याद करके जाना, प्लीज याद करके जाना। देखो इसके अंदर कुछ नहीं याद करना है, सिंपल इसके मेंबर याद कर लेना, कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब आया था और इसके मेंबर्स, इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मैं यहाँ पे मैं स्लाइड्स में नहीं लाई, बट मैंने आपको बता दिया है क्योंकि वो 2-3 चीजें थी वो आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो चलिए आज का सेशन यही था। आई होप ये सेशन बहुत अच्छा रहा होगा आप लोगों के लिए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।